मेरा नाम शीला है और मेरी उम्र 40 साल है। मैं आदिवासी समुदाय से हूँ। देवगढ़ महिला जो संगठन है उसके साथ रह के जो आदिवासी दलित समुदाय है उसके अपने हक के लिए उनको माहितगार करना और हक के लिए वो बोले, इसलिए तैयार करने का काम कर रहे हैं। 16 साल हो गए हैं काम करते हैं। देवगढ़ बारिया गांव के जो समुदाय है उसके साथ काम करती हूँ और ख़ास करके महिला और किशोरियों के आरोग्य पोषण अधिकार के लिए उसको जागृति करना और जो ज़रूरत है उसको साथ जाने के लिए काम कर रही हूँ। गुजरात अक्सर अपनी आर्थिक सफलता के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन राज्य अपनी चमचमाती छवि के इतर एक गंभीर संकट कुपोषण से बुरी तरह जूझ रहा है, जिसकी चर्चा कम ही होती है। गुजरात के गांवों में कई परिवार हर दिन पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर आदिवासी समुदायों पर दिखाई पड़ता है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट खुलासा करती है कि गुजरात की 38% से ज़्यादा आबादी कुपोषित है और ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 44.45% तक पहुंच चुका है। बच्चों के बीच स्थिति और भी गंभीर है। हर 100 में से 38 बच्चे कुपोषित हैं। गुजरात में और खासकर आदिवासी इलाकों में बच्चों का वजन कम होना, कदकाठी में छोटे रह जाना और कमजोरी, जो अंततः कुपोषण का रूप लेती है, अब एक आम समस्या है, जो लोगों में पौष्टिक भोजन की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच की ओर इशारा करती है। दाहोद में कुपोषण की बात करें तो 50% अभी लोग कुपोषण है और कुपोषण के साथ साथ जो हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो वो भी हर थाली में जो होना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये 3-4 बीमारी, सिकल सेल, एनीमिया, टीबी अभी बढ़ रहा है। खासकर आदिवासी इलाकों में कुपोषण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक जंग है। गुजरात का दाहोद जिला, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, राज्य में कुपोषण के संकट का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 5 साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और 55.3% बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। यह संकेत है कि लगातार पौष्टिक आहार की कमी और कुपोषण ने उनके विकास को प्रभावित किया है। लेकिन यह संकट सिर्फ दाहोद तक सीमित नहीं है। गुजरात के नर्मदा, वडोदरा, आनंद, साबरकांठा, सूरत और भरूच जैसे जिलों में भी बाल कुपोषण के आंकड़े भयावह हैं, जो यह दिखाते हैं कि राज्य के भोजन सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में गहरी खामियां हैं। इन आंकड़ों के पीछे की असल जिंदगियों को समझने के लिए शीला हमें दाहोद के लवारिया गांव ले आई हैं। ये अनीता हैं, 30 साल की एक आदिवासी महिला, जिनका संघर्ष खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अनीता का 3 साल का बेटा राजेश जन्म से ही कुपोषण का शिकार है और उसकी आंखों का विकास भी नहीं हुआ है। अनीता मानती हैं कि यह संभवतः अनीता के गर्भावस्था के दौरान हुए गंभीर कुपोषण का ही नतीजा है। उनके लिए हर दिन अब अपने बच्चे की जिंदगी की जंग लड़ने जैसा है। અમારા ઘરમાં મમ્મી પપ્પા ભાઈ બેન બધા. મમ્મી પપ્પા તો સેન્ટિંગમાં મારા પપ્પા કામ કરતા હતા. અમે નાની હતી એટલે ભણવા મારા મમ્માને ઘેર ભણતેલી. પપ્પા કામ કરીને લાવે તે અમે ખાતા. પછી મોટા થયા તે મંજૂરી જતેલા કાઠિયાવાડ બે બહેનો જતેલીઓ. બીજા નાના એટલે કોણ જાય.
17-16 વર્ષની ઉંમરમાં અમે કામ કરવા જતા, પછી ભણતર છોડી દીધું. અહીંયા મારા પપ્પા સેન્ટિંગમાં જતા ને પૂરા નહીં થતા તો અમારે પણ મંજૂરી કરવા જવું જ પડતું. लवारिया दाहोद जिले के दूर दराज के इलाकों में बसा एक गांव उन सैकड़ों आदिवासी परिवारों की कहानी कहता है जो घोर गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे हैं। यहाँ हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और भूख हमेशा साथ रहती है। अनीता और उनके जैसे कई लोगों के लिए तय करना मुश्किल है कि अगला दिन कैसा होगा। स्थिति ये है कि जरूरत की छोटी छोटी चीजें भी किसी लग्जरी से कम नहीं लगती। इस विस्तार में गरीबी और रोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ नरेगा का कुछ काम नहीं चल रहा, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर मजदूरी पे जाना है और घर में जो 1-2 इंसान ही रुकते हैं क्योंकि ज़मीन कम है, पियत नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा छोटा सा एक ही सीज़न में जो पाक होता है तो ये 1 साल का हो नहीं पाता ना। जो 12 महीने में जो खेती होती है तो इसमें से ज़्यादा 1 महीने की खाना होता है तो और 11 महीने के लिए उसका जो रोजगार मतलब रोज का जो जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है, सब्जी कपड़ा ये सब जो होता है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर जाना ही पड़ता है। अनीता के पिता के लिए भी जिंदगी जमीन, मजदूरी और किस्मत से जूझने का दूसरा नाम है। उनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे इतनी पैदावार नहीं होती कि परिवार का गुजारा हो सके। मजबूरी में उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करना पड़ता है। गांव के कई और लोग भी यही कर रहे हैं। घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन करना उनकी मजबूरी है। यह सिर्फ रोज की जरूरतें पूरी कर लेने का सवाल नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे संघर्ष की कहानी है जिसमें कोई भी इतना नहीं कमा पाता कि इस चक्र से बाहर निकल सके। 18 साल की उम्र में अनीता की शादी हो गई थी। गांव की दूसरी महिलाओं की तरह शादी के बाद उन्हें भी रोजगार के लिए अपने पति के साथ मजदूरी करनी पड़ी। हर दिन मेहनत करने के बाद भी वे सिर्फ पेट भरने लायक ही कमा पाती थीं। लेकिन उनकी परेशानियां सिर्फ गरीबी तक सीमित नहीं थीं। उनका अपना घर भी उनके लिए संघर्ष का मैदान बन गया। तीसरी बार गर्भवती होने पर उन्हें पति और ससुराल वालों की उपेक्षा और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया। पति का घर छोड़कर अपने पिता के पास वापस लौट आईं। તમારા કેટલા બાળકો છે? 3 કોણ છે 3? બે છોકરી 1 છોકરો. આ ત્રીજા નંબરનો છે. કિંજલબેન, પછી સરોજબેન, રાજેશભાઈ. ને આ 3 વર્ષનો છોકરો થયો ને મારે 6 મહિના પેટીમાં આને લઈને મેં વહી આવી. અમારે પૈસાથી ખાવાનું તો મળતું, ઘરમાં દાણા નહીં મળે, જેટલું વેચાતું લાવીને ખાય એટલું પરિસ્થિતિ બહુ આવા બાદી, કશું મળવા નહીં બાદી. મને ઘેરની ઘેરમાં કહેતા ઘેરું કામ કરું તો મને મારા ઘરવાળો મારે કે તું કામે કઈથી લાગતી નહીં, પણ કામે લગાડતો નથી. લગ્ન કર્યા પછી આટલા વર્ષ થયા તો એ મેં નથી કીધું મને આપો પૈસા, નથી કીધી. જે મોકલાવે તે હાચા. એ મને મારે છે. મને આલો ખાટલો કરો ને અહીંયાથી મને ઘેસડીને હેઠી પાડી મને મારે છે. આના મહિના છે, 6 મહિને મને મારે છે. બહુ મારે અહીંયા બધા મારે. તું કામ કરવા નથી જતી એમ કરી મારે, કેમ કરી મારે. એ કંઈ મને ભૂલભાલ પૂછ્યા વગર મારે જ કરે. ભૂલભાલ પૂછતો નથી. એક હું કામ મારે એમ એટલો શબ્દ પણ નથી બોલવા દેતો. એક શબ્દ નહીં બોલવા દે બેન. નહીં બોલવાનું જ નહીં. જેટલું મારે એટલું માર ખાઈને શાંતિ રહેવાનું. પોતાનો પતિ એટલો હેરાન કરે. ઘેર બાળક નાનું છોકરા નાના કામ કરવા દે નહીં. શું કરું પછી? એટલે પછી મેં વહી આવી. તો
તારથી મારું પૂરું નથી થતું, તારું લુગડ ચકર નથી પૂરું થતું, તો હું મારી મંજૂરી પછી મારી જાતે મંજૂરી કરીને હું છોકરાને દલારીશ. એવી રીતે હું છોકરાને લઈને વહી આવી અહીંયા. હાર નથી જતી. लेकिन वापस लौटने के बाद भी जिंदगी की जद्दोजहद जारी रही। तीसरी गर्भावस्था के दौरान भी अनीता को मजदूरी करनी पड़ी। झुलसाने वाली धूप और थकावट के बावजूद वे हर दिन काम पर जाती रहीं, जिससे रोजी रोटी का कुछ हिस्सा वो भी कमा सकें। મારા જે પેટમાં હતા ને તે હું કાઠિયાવાડમાં મારા પપ્પા હંગત કામ કરવા જતી. છેલ્લો દિવસ આવ્યો ને હું આવડ થવાનો તોય હું હાલીને ગામમાં ગઈ હતી. તો થોડા મંજૂરી આપે તો મેં કામ કરવા મારે ભાઈ બહેન હંગત કામ કરવા જતી. ભલે પેટમાં બહુ દુખાવો થતો. મારે મહિના હતા ને તે મારે છઠ્ઠા મહિનામાં મારે ચક્કર આવતા, પછી મને દુખાવો થતો, પછી પેટમાં હેઠું ખસી જતું. એ પણ હું કામ કરે તો એ એક બી દન કામ થાય ને મને બીમાર પડી જાય એટલે મારા પપ્પા લઈને જાય ઢસા. એટલે એક બટર ચડાવે તે પાછું હાલી નવાય, તે હલાય નહીં. પાછું હાજુ થઈને પાછું અઠવાડિયું કામ કરું, પાછું બીજે અઠવાડિયે સોમવારે પાછું જવાનું, પાછું બીજે અઠવાડિયે જવાનું. તો એવા ને એવા દિવસો હતા. કોઈ दिन हारो नहीं दिवस आवे। लेकिन इस गरीबी की सबसे बड़ी कीमत उनके शरीर ने चुकाई। गर्भावस्था के तीसरे महीने में ही उनका हीमोग्लोबिन खतरनाक स्तर तक गिरकर 2 से 3 ग्राम प्रति डेसीलीटर ही रह गया, जिसे सामान्य स्थिति में 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। वो प्रेग्नेंट थी, सगर्भावस्था थी, तब वो काठियावाड़ में काम गई थी और पूरे 9 महीने छेल्ले दिन तक उसने काम किया था। उस परिस्थिति में उसका हीमोग्लोबिन बीच में 3% भी हो गया था। तो वहाँ वो कुछ सारवार के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ कोई साधन की व्यवस्था नहीं है और अपना घर ही नहीं है। तो ऐसे खुले में रहना पड़ता है और अपने बच्चे की सेवा और अपने की सेवा के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पूरे 9 महीने हुआ तो सोनोग्राफी हीमोग्लोबिन एक ही बार किया था, जब 6ठा महीना उनका चल रहा था। खाने में रोटला दाल या रोटला सब्जी ये खा रही थी। जे अपना बच्चा के पोषण के लिए और भी ज़्यादा खाना चाहिए, वो उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाजार भी पास में नहीं था और ये सब खरीदने का उसके पास पैसा भी नहीं था। મારા જે સુવાવડતીઓ એટલે એને દેખાતું નથી, એને લીલો સમ આવતો, મારા જે લીલો સવ તો પછી એને જોખવા મૂકે તે મને ખબર નથી, એને જોખવા મૂકે એટલે મને ખબર નથી. મારા જે છે ત્યારે 3 વર્ષની ઉંમર થઈ હશે, પણ એને આંખોમાં તકલીફ છે, પેટમાં તકલીફ છે, એને હાથોમાં પગોમાં બધે તકલીફ છે, પણ નાનો છે એટલે બોલાતું પણ નથી, એને બોલી શકતો નથી. હું મમ્મીને કે હમણાં શું કહે મને, મમ્મી મને શું થાય છે, શું નથી થતું, રાજેશ શું બોલે. મારા જે હમણાં એને ખસાતું નથી, હાથ પગ બગડા થઈ જાય, હમણાં ખવાતું પણ નથી, એને ખવડાવું તો પેટ આવું થઈ જાય, જબરું આમ હળબંગ થઈ જાય, એટલે એને હેઠું બેહાતું નથી, હેઠું બહાડતું એને સૂઈ જવું, એવું સૂઈ જ જાય છે, હેઠા ધૂળમાં પણ સૂઈ જ જાય, એની હાલત એવી છે એટલે સૂઈ જ જાય. ખોળામાં લઉં એટલું જ એમ ખોળામાં એટલો એમ આડવો રહે,
પણ એને બચારાના હાલત એવી છે, કરવાનું કેમ? મારે પણ ઘણી તકલીફ છે, કઈથી પૈસા લાવું, કઈને દવાખાનામાં લઈ જાઉં. હમણાં અત્યાર સુધી એની હાલત આવી છે, ખરાબ જ છે. કોણ મને પૈસા આપે? હમણાં મેં દવાખાનામાં લઈ જાઉં. ખાવા પીવાનું આપણને આપે બેન, પણ આપણું વાપરવા જોઈએ. આપણું ગમે તે ખાવા થાય. હમણાં આપણું બીજા ખાતા હોય તો આપણું ખાવા થાય બેન. બારીએ મને લીલાબેન તેડીને લઈ જા તો એને ભણવા સ્કૂલમાં મૂકો, એને સર્ટિફિકેટ લાવો, એને આધાર કાર્ડ લાવો, એનો જન્મ તારીખનો દાખલો લાવો, તો એને દાખલ કરીએ. અમે દાખલ નહીં કરીએ તો એનું કોઈ પ્રમાણપત્ર નથી, પછી દાખલ કરે એને. કિંજલને ટીવીનો રોગ હતો, વારોબાર એને ગંગોત્રા લઈ જાય એટલે ત્યાં દાખલ કરી દીધી. પછી એને ઘેર લાવી એટલે કે ઘેર પણ 12 મહિના આવી જીવી. સરકારીથી ગોળી ચાલુ, આવા થપ્પા આવતા હતા, પણ તો એનું મોત થઈ ગયું. હમણાં મારો રાજેશ પણ એવો છે, હું એને હાચું પાલું, એનું કપડાં ધોવું, એનું બધું સંડાસ મૂત્ર બધું હું કરું છું. તો અત્યારે રાજેશની હાલત એવી છે, મારા રાજેશને હું આટલી કોશિશ કરું તો તે મારા રાજેશ હાજર નથી. હમણાં એને બહુ હાલત ખરાબ છે. સારું થઈ જશે આજે કાલે મારા રાજેશ મોટો થશે તો એ તો ખસેડાને પણ પડશે. મમ્મી બોલશે ને તો એ મને સારું લાગશે. મારા રાજેશને જ્યાં દવાખાને મોકલે ત્યાં હું જાઉં ને હમણાં કોશિશ કરું, જેટલી મારતી કોશિશ. મને પૈસા નહીં મળે, મને મંજૂરી પણ મારતી નથી થતી. મને પણ ખાવા તકલીફ પડે છે, છોકરાને ખાવા થાય છોકરાને નહીં મળે. એવી હમણાં મારી હાલત છે. હમણાં પૈસા ટકા બધું ક્યાંથી લાવું? હમણાં હું જાતે મજૂરી કરતી હોય મારા રાજેશને ખવડાવું, બધું જેવું જોઈએ હું રાજેશને વણી આપું. હમણાં મારથી મજૂરી નથી થતી એટલે કઈથી લાવું? પોતાનું લોહી છે એટલે મારો છોકરો હાજર થાય મને કંઈક, મારો છોકરો અહીં પગે પકડે, અહીં હાથે પકડશે, એટલે મારી લાગણી અને મારા આશા છે. મારો છોકરો મોટો થઈ જાય મને નહીં એ શરત કરશે, દેખાશે નહીં પણ મને યાદ તો કરશે ને. યો તમે ભલે એને સેટો હુવાડો, આમ કરો તામ કરો, પણ પોતાના બાળકને પોતાની મમ્મી નથી ચંચેડતી, નથી ચંચેડું મારે. ભલે ને જેવો હોય એવો છોકરો છે, મને આપ્યો, મારી આશા છે એ છોકરો મોટો થશે ને મને પાલવે નહીં પણ મને હંગાત બેસી રહી છે. મારો છોકરો હંગાત બેસી રહી છે ને પોતાનું છે ને. अनीता की कहानी अकेली नहीं है। गुजरात में हजारों परिवारों की हकीकत यही है। राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020-21 में सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के 9,606 मामले दर्ज किए गए थे। 2021-22 में यह बढ़कर 13,048 हुआ। फिर 2022-23 में यही आंकड़ा लगभग 19,000 हो गया और 2023 के जून महीने तक ही 5,694 नए मामले भी सामने आ चुके थे। इन आंकड़ों के पीछे हर बार अनीता जैसी एक माँ और परिवार होता है जो भूख और गरीबी से लड़ाई लड़ रहा होता है।
गर्भवती महिला के लिए पोषण सिर्फ भोजन नहीं, जीवन होता है। लेकिन अनीता के लिए हर निवाला पोषण पाने से कहीं ज्यादा भूख से लड़ने का जरिया ही रहा। जो माँ अच्छे से सब कुछ खा सकती है तो अपना बच्चा में पोषण मिले, पर ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए उसका बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर है। दवाई और खाना जो ज़रूरत है तभी मिलना चाहिए। अनीता बेन जैसी और बहनें हैं तो वो हर रोज़ अपने खाने में रोटला सब्जी या तो रोटला दाल ही खा रही है। ये पूरा नहीं है, इसलिए अपने बच्चे पर इस तरह असर हो रहा है कि वो जो खाना खाती है इसमें से लोई बनता है, लोई से बच्चे में हर अंग का विकास हो रहा है। तो ये विकास अटक जाता है, विकास से साथ साथ उसका मगज का भी विकास अटक जाता है और बच्चा कुपोषित हो जाता है। ये बहनों को खाने के लिए मक्के का रोटा, अल्ला और सब्जी के साथ साथ दाल चावल और कुछ कचुम्बर हैं तो वो पूरी थाली हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रूट भी इतना ज़रूरी है, कटहल भी ज़रूरी है, लीली सब्जी सब ज़रूरी है, पर ये सब कुछ लोगों को मिलता नहीं। एक गर्भवती महिला के लिए संतुलित भोजन बेहद जरूरी होता है। उसके खाने में दाल, पनीर और अंडे से मिलने वाला प्रोटीन, हरी सब्जियों और गुड़ से मिलने वाला आयरन, दूध और दही से कैल्शियम, साथ ही फलों और सब्जियों से मिलने वाला विटामिन और फाइबर शामिल होना चाहिए। ताज़ा और घर का बना खाना, ज़्यादा पानी पीना और बार बार थोड़ा थोड़ा खाना गर्भावस्था में माँ और बच्चे के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है। अनीता बेन के पास आधार कार्ड नहीं है, अपना रेशन कार्ड नहीं है, तो ये योजनाओं के लिए ये सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड की ज़रूरत है, वो उसके पास नहीं है, तो वो पूरे ही वंचित हैं क्योंकि उसको कोई सरकार की योजना भी नहीं मिल रही। तो अनीता बेन का पिता की रेशन कार्ड की बात करते हैं तो वो काम पर चले गए थे, तो विभाजन तो हो गया है पर वो काम से नहीं आए, तो 5 साल से अभी रेशन कार्ड उसका बंद है, तो इसीलिए इसको भी अनाज नहीं मिल रहा। ठीक करवाने के लिए कोशिश गए, 2-3 बार गए हैं पर अभी चालू नहीं हो रहा, ऐसा कहना है। तो अनीता के जो बच्चे की सारवार के लिए भी जो ज़रूरत है हॉस्पिटल की, तो उसके और आयुष्मान कार्ड की जो ज़रूरत है, और जो गर्भवती हो तो उसके पोषण के लिए जो सरकार की योजना है, जो मातृत्व हक की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए वो इससे भी वंचित है। शीला बताती हैं कि यह कहानी सिर्फ अनीता की ही नहीं है। इस इलाके में हजारों महिलाएं और बच्चे कुपोषण, एनीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकार की योजनाएं कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पौष्टिक आहार की अनुपलब्धता और सरकारी योजनाओं के लोगों तक न पहुंच पाने ने पूरी आबादी को संघर्ष की स्थिति में डाल दिया है। तो कविता बेन की मैं बात कर रही हूँ तो वो 50 साल गांव की हैं और तीसरी डिलीवरी है, और पहले जो वो शादी करके आई थी तभी उसको पता पड़ गया था कि वो सिकल सेल पॉजिटिव थी, तो उसके और 2 बच्चे भी गर्भपात हो गया था, और अभी एक लड़की है, और जो माँ सिकल सेल पॉजिटिव है तो उनका बच्चा में भी पॉजिटिव हो सकता है। कालिया कुआ की जोशीला की बात कर रहे हैं तो ये बच्चा 10 साल का है, पर हम वैसे देखें तो ये 2 साल का बच्चा ही दिखाता है। वो बच्चा जब से छोटा था तो उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा है, और कमर से नीचे जो हाथ पाँव है वो पूरे पतले हैं।
इस तरह और भी बहन है, नीरू बहन है, वो अभी चौथी बार गर्भवती महिला है और उसका 8वां महीना चल रहा है। तो उसका 3 बच्चे का भी आधार कार्ड नहीं है और उनका अपना भी नहीं है। तो इसके लिए उसका आंगनवाड़ी से जो मिलना चाहिए THR वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। अभी मैं डॉक्यूमेंट के बारे में कपूर बहन की बात कर रही हूँ। तो वो वादी समुदाय की है और उसकी 70 एज है, पर उसके पास आधार कार्ड नहीं है। 2-3 साल पहले उसका घर जल गया था, तो इसमें सब डॉक्यूमेंट नहीं। तो वो हम अगस्त महीना से आधार कार्ड निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पर उसके पास आधार कार्ड नहीं है। तो वो जो उससे अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अभी हम जो लोक संपर्क कर रहे हैं, लोक जागरूकता कर रहे हैं, इसमें हम गांव में जाके देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्थलांतर करके चले गए, उसका रेशन कार्ड साइलेंट हो गया, तो उसको जो अनाज मिलना चाहिए हर व्यक्ति को 5 किलो वो नहीं मिल रहा। और सगर्भा और धात्री जो बहनें हैं उसको आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए सामान्य THR भी उसको मिल नहीं रहा। इस तरह अभी हम 2 दिन की बात है कि जो बच्चों को आधार कार्ड नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, तो उसको अभी पहले दौरान में 4थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल में आने के लिए मना कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट करने की जिम्मेदारी तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें से लोगों को आधार कार्ड के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। पहले बारिया में हो जाता था ब्लॉक में, पर अभी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में 7 ब्लॉक में से पूरा एक ही ब्लॉक में ये काम हो रहा था, लीमखेड़ा, और अभी दाहोद सेंटर हुआ है। तो 2 सेंटर हुए हैं। अभी हम देखते हैं तो 4-5 दिन वहाँ रुकना पड़ता है, लोग रात में वहाँ रुक के करते हैं। तो इस तरह जो महिला गर्भवती है तो 18 साल की है, तो वो तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड कराने के लिए नहीं जा सकते, और जा सकते तो 2-3 बार में लोग थक जाते, वहाँ 5 दिन रुकते तो क्या खाए कैसे रहे। तो ऐसी स्थिति में लोग फिर नहीं जा रहे। गर्भवती महिलाओं को अपना पिता का नाम है तो वो चेंज करा के पति का नाम करना है, तो इसमें भी चेंज कराने के लिए भी उसको अपना सर्टी देना पड़ता है। और जो चुटनी कार्ड है वो अभी चुटनी कार्ड भी स्मार्ट चाहिए, ये सब दिक्कतें आती हैं। और उसके अच्छा कराने के लिए भी एक बार में नहीं हो जाता, वो 4-5 बार आते हैं। और चेंज करा या है फिर भी कोई ऐसे भी लोग कि चेंज कराने के बाद भी नहीं आते, तो ये सब फेस करना पड़ता है। तो कुपोषित जो बच्चे हैं उसके लिए अभी सरकार की योजना है, जो छोटे बच्चे के लिए तो सारवार कराना है, उसके साथ CMTC जो होता है। तो वे अभी बाहरिया की बात करें तो बाहरिया ब्लॉक में एक है और एक साकटाला में है। तो कहीं ना आंगनवाड़ी में भी कुछ मिलता है, पर जो हम जैसे आमलीपानी छोतरा जैसा गांव की बात करते हैं तो वो बहुत दूर है। जो CMTC सेंटर है वहाँ 15-20 किलोमीटर दूर आना है, तो वो हर लोग नहीं आ सकते। तो पहले ना योजना शुरू हुई थी तो गाड़ी आती थी जो बच्चों को लेने के और छोड़ने के लिए, अभी नहीं जा रहा है। तो ये हर रोज आना उसके लिए संभवित नहीं है, क्योंकि महिलाओं को और भी बच्चा पालना है और ये सब दिखाना है। तो ये 2 ही सेंटर है, तो वो कभी ऐसा करना चाहिए कि जो गांव में कुपोषित बच्चे हैं तो 2-3 गांव के एक सेंटर है, तो वो पास में पड़ता है, तो वो अच्छे से कि बच्चे की संभाल रख सकती है और वो अपना थोड़ा घर का भी देख सकती है। और एक चीज़ मुझे खास बताने की, आंगनवाड़ी में अभी तमिलनाडु जैसे राज्यों में बच्चों को आंगनवाड़ी पे प्रोटीन के लिए जो अंडा दे रहा है, तो ये भी जोड़ना चाहिए। अभी दूध तो मिल रहा है गुजरात में, पर और भी जो मांस खा रहा है, तो इस तरह पूरी थाली की बात करें तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं इसको भी ये अंडा मिले, ऐसा सुविधा होना चाहिए। और जो आंगनवाड़ी पर बच्चा जा रहा है उसको भी ये मिलना चाहिए। जो आवक आती है उससे खर्चा किस तरफ कम करे, तो इसके लिए हम लोगों को बोलते हैं कि जो सरकार की योजना है जैसे कि बच्चा का रसीकरण, आयुष्मान कार्ड और आवास, मातृत्व, रूट पेंशन, विधवा सहाय,
पीएम किसान, ये सब लेने के लिए लोगों को जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो ये सब होता है तो अनाज बेचनी जरूर नहीं पड़ती और दाना अपने खाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो मनरेगा में जो अभी तो दाहोद में कुछ काम नहीं चल रहा, कहीं कहीं जगह पे लोग जीसीबी से काम करवाते हैं। तो गांव में जो जिसके पास जो मनरेगा अच्छा से चलता है तो एक जॉब कार्ड जो है तो इसमें 18,000 मजदूरी मिल सकती है। योजना तो बहुत आ जाती है और कुपोषण घटाने की सरकार बात कर रही है। कुपोषण घटता नहीं है, जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं पर वो पूरे गांव में या पूरे ब्लॉक में करें तो इससे भी क्योंकि हम आदिवासी दलित वंचित समुदाय में पूरे गांव में ही पूरे एक दो फलिये में काम कर रहे हैं, तो जो सरकार बड़े तौर पर करे तो पूरे गांव कवर हो सकते हैं और ज़्यादा लोग ये योजनाओं के तक पहुंच सकता है। कुपोषण से लड़ाई सिर्फ जागरूकता से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। नीतियों में बदलाव से लेकर जमीनी स्तर पर पहल तक कई बदलावों की जरूरत है, क्योंकि अनीता, कविता और जैसल जैसे लोगों के लिए कुपोषण सिर्फ एक समय का खाना छूट जाना नहीं, बल्कि हर दिन जिंदा रहने की जंग है।